इंडियन गाथा में आपका स्वागत है। एक नया तूफान उठ रहा था। नागमणि, जो अब एक साधारण नागिन थी, अपने अतीत के बोझ तले दबी थी। लेकिन क्या उसका भाग्य उसे फिर से सूर्यगढ़ की ओर खींचेगा? वैद्य वाग्भट शिष्यों के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा था। पालकी थी जिसमें नागमणि कमजोर और पीली हरी साड़ी में लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें धीमी। वैद्य धीमे कपटी स्वर में, इस जंगल में से छोड़ देंगे, राजकुमार का आदेश है, पर इस नागिन में कुछ तो खास है। वह नागमणि की ओर देखता है। उसकी आंखों में लालच और एक अजीब सी चमक थी। वैद्य और शिष्य पालकी को खंडहरों के पास रखते हैं। नागमणि की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह कमजोर स्वर में बोलती है, नागमणि जी, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? राजकुमार ने कहा था मुझे शांति से जीने देना। वैद्य हंसते हुए कपटी स्वर में, शांति? अरे नागमणि, तुम में अभी भी वो शक्ति है जो मुझे चाहिए। तुम्हारी वो मणि भले चली गई, पर तुम्हारा रूप और तुम्हारी आत्मा में कुछ छिपा है। नागमणि की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह अपने सांप रूप में बदलने की कोशिश करती है, पर कमजोरी के कारण सिर्फ उसकी आंखें नीली हरी चमकती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार को पता चलेगा। वैद्य हंसते हुए, राजकुमार वो तो महल में अपनी शांति मना रहा है। यहाँ जंगल में सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और मेरा राज। वैद्य अपने शिष्यों को इशारा करता है। वे एक चांदी का जाल लाते हैं और नागमणि को उसमें फंसाने लगते हैं। नागमणि चीखती है, पर उसकी आवाज़ जंगल के सन्नाटे में दब जाती है। पास के पेड़ पर एक चमकीला हरा तोता, जिसका नाम मिट्ठू है, सब कुछ देख रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। मिट्ठू खुद से तेज स्वर में, नागमणि दीदी को खतरे में नहीं छोड़ सकता। मुझे राजकुमार तक एक खबर पहुंचानी होगी। मिट्ठू अपनी चोंच में एक छोटा सा पत्ता दबाता है, जिस पर नागमणि की गंध थी, और सूर्यगढ़ महल की ओर उड़ चलता है। जंगल के सन्नाटे में नागमणि की चीख गूंज रही थी, पर एक छोटा सा दोस्त उसकी आखिरी उम्मीद बन गया था। क्या मिट्ठू राजकुमार तक खबर पहुंचा पाएगा, और वैद्य का ये पाप कब तक छिपेगा? राजकुमार वीरेंद्र अपनी शाही शेरवानी में महल की छत पर खड़ा चांद की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी। राजकुमार खुद से, नागमणि, क्या तुम सचमुच शांति से हो? मेरा दिल क्यों बेचैन है? तभी मिट्ठू तेजी से उड़ता हुआ आता है। वह राजकुमार के कंधे पर बैठता है और पत्ता नीचे गिराता है। राजकुमार पत्ता उठाता है और उसमें नागमणि की गंध महसूस करता है। राजकुमार चौंक कर, ये नागमणि की गंध? मिट्ठू, तू कहाँ से आया? क्या हुआ मेरी नागमणि को? मिट्ठू चहचहाता है, जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। राजकुमार की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। राजकुमार दृढ़ स्वर में, वैद्य, अगर तुमने नागमणि को धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह सूर्यगढ़ के जंगल में एक नया षड्यंत्र शुरू हो चुका था। क्या राजकुमार वीरेंद्र अपनी नागमणि को बचा पाएगा, या वैद्य वाग्भट का पाप उसे और गहरा कर देगा? सूर्यगढ़ के जंगल में सन्नाटा छाया था, पर हवा में एक नया खतरा मंडरा रहा था। मिट्ठू का संदेश राजकुमार वीरेंद्र को बेचैन कर चुका था। क्या वो अपनी नागमणि को बचा पाएगा, या जंगल की गहराइयों में कोई नया शत्रु उसका रास्ता रोकेगा? राजकुमार वीरेंद्र महल के विशाल दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ता है। उसकी गहरी भूरी आंखें गुस्से और चिंता से चमक रही थीं। मिट्ठू, चमकीला हरा तोता, उसके कंधे पर बैठा चहचहा रहा था। राजकुमार दृढ़ स्वर में, मिट्ठू, तूने मुझे नागमणि की गंध दी। वैद्य ने अगर उसका बाल भी बांका किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महल के सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सिपाही चिंता में, राजकुमार जी, रात में जंगल खतरनाक है, सुबह तक प्रतीक्षा करें। राजकुमार, मेरी नागमणि खतरे में है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। वो अपने काले घोड़े पर सवार होता है और सूर्यगढ़ के घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। मिट्ठू हवा में उड़ता हुआ रास्ता दिखाता है। जंगल में गहरा अंधेरा था, सिर्फ चांद की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। राजकुमार का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। मिट्ठू पेड़ों के ऊपर उड़ता चहचहा कर रास्ता बता रहा था। तभी एक ठंडी हवा चलती है और तांत्रिक काल भैरव
काला चोगा पहने सामने आता है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और हाथ में एक काला डंडा था जिसके सिरे पर नीली लौ जल रही थी। तांत्रिक, रुक राजकुमार, ये जंगल मेरा है और नागमणि मेरी शक्ति का हिस्सा बनेगी। राजकुमार तलवार निकालते हुए, तू कौन है और मेरी नागमणि का नाम अपनी गंदी जबान पर क्यों ले रहा है? बोल, वरना ये तलवार तेरा अंत कर देगी। तांत्रिक हंसते हुए, मैं काल भैरव, इस जंगल का स्वामी वैद्य वाघभट्ट ने मुझे बुलाया है। नागमणि की शक्ति मेरे पास होगी और तू बस एक बाधा है। राजकुमार तलवार से तांत्रिक की ओर बढ़ता है, लेकिन तांत्रिक अपने डंडे से नीली लौ की लहर छोड़ता है। लौ राजकुमार को पीछे धकेल देती है। मिट्ठू डरकर चीखता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। वैद्य वाघभट्ट अपने गुप्त आश्रम के अंधेरे कमरे में था। दीवारों पर प्राचीन मंत्र लिखे थे और बीच में एक चांदी का जाल था जिसमें नागमणि कैद थी। उसकी फीकी हरी साड़ी फटी हुई थी और उसकी नीली हरी आंखें गुस्से और दर्द से चमक रही थीं। नागमणि कमजोर लेकिन गुस्से में, वैद्य, तेरा ये पाप तुझे ले डूबेगा। राजकुमार मुझे ढूंढ लेगा। वैद्य कपटी हंसी के साथ, राजकुमार वो जंगल में भटक रहा होगा। तेरी शक्ति, तेरा रूप सब मेरा होगा। वैद्य एक प्राचीन किताब खोलता है और मंत्र पढ़ने लगता है। कमरे में नीली धुंध उठती है और नागमणि दर्द से करहाती है। वो अपनी आखिरी शक्ति से सांप रूप में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन जाल उसे रोक लेता है। नागमणि टूटे स्वर में, मिट्ठू, मेरी आखिरी उम्मीद, राजकुमार तक पहुंचो। जंगल में राजकुमार तांत्रिक काल भैरव से जूझ रहा था। नीली लौ ने जंगल के कुछ पेड़ों को जला दिया था। राजकुमार अपनी तलवार से लौ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लौ उसे घेर लेती है। तांत्रिक हंसते हुए, तेरी हिम्मत अच्छी है राजकुमार, पर मेरे तंत्र के आगे तू बेकार है। तभी मिट्ठू एक छोटा सा पत्थर अपनी चोंच में दबाकर तांत्रिक की ओर फेंकता है, जो उसकी नीली लौ को भटकाता है। मिट्ठू चहचहाते हुए, राजकुमार जी, हिम्मत मत हारो, मैं वैद्य के आश्रम का रास्ता दिखाता हूं। राजकुमार लौ से बचते हुए मिट्ठू की ओर देखता है। वो अपनी तलवार जमीन पर गाड़ता है और तांत्रिक की ओर दौड़ता है। राजकुमार, काल भैरव और तू वैद्य, दोनों मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। तांत्रिक गुस्से में चीखता है और जंगल की गहराइयों में भागता है। रात ढल चुकी थी। वैद्य अपने आश्रम में हवन की नीली लपटों के पास खड़ा था। तांत्रिक काल भैरव जंगल से भागकर घोड़े पर सवार होकर आश्रम पहुंचता है। उसका काला चोगा धूल से सना था और आंखें गुस्से से लाल थीं। वैद्य चौंक कर, काल भैरव, तू यहाँ राजकुमार को रोका कि नहीं? तांत्रिक गुस्से में, वैद्य, वो तोता, उसने मेरी शक्ति को भटकाया, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। नागमणि की शक्ति हम बांटेंगे, वरना तेरा अंत कर दूंगा। वैद्य चालाकी से, शांत हो काल भैरव, राजकुमार को मैं संभाल लूंगा, लेकिन शक्ति सिर्फ मेरी होगी। वैद्य चुपके से एक प्राचीन मूर्ति की ओर जाता है जिसमें सांप का चिन्ह था। वो मूर्ति को छूता है और एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें एक चमकता हुआ सर्प शस्त्र रखा था। वैद्य खुद से, काल भैरव, तुझे लगता है तो मुझे मात देगा? ये सर्प शस्त्र मेरा ट्रम्प कार्ड है। मिट्ठू तांत्रिक को भटकाने के बाद वैद्य के आश्रम की ओर उड़ता है। वो गुप्त दरवाजे से वैद्य को सर्प शस्त्र लेते देखता है। मिट्ठू एक छोटी सी शाखा अपनी चोंच में दबाता है और राजकुमार के पास लौटता है, जो जंगल में तांत्रिक से लड़ाई के बाद थका हुआ था। मिट्ठू चहचहाते हुए, राजकुमार जी, वैद्य के पास एक खतरनाक हथियार है, आश्रम की गुफा पास में है। राजकुमार शाखा को देखता है और उसमें नागमणि की गंध महसूस करता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। राजकुमार दृढ़ स्वर में, मिट्ठू, तू मेरी आंखें हैं, मुझे नागमणि तक ले चल। वो अपनी तलवार तैयार करता है और मिट्ठू के पीछे गुफा की ओर चल पड़ता है। सूर्यगढ़ के जंगल में युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। तांत्रिक का तंत्र, वैद्य का छल और मिट्ठू की वफादारी। क्या राजकुमार अपनी नागमणि तक पहुंच पाएगा या सर्प शस्त्र का रहस्य सब कुछ बदल देगा? सूर्यगढ़ का जंगल अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। वैद्य का सर्प शस्त्र और तांत्रिक का तंत्र नागमणि की शक्ति पर कब्जा करने को बेताब थे, लेकिन राजकुमार वीरेंद्र का जुनून और मिट्ठू की चालाकी क्या इस अंधेरे को मिटा पाएंगे? वैद्य वाघभट्ट अपने गुप्त आश्रम के अंधेरे कक्ष में खड़ा था। दीवारों पर प्राचीन मंत्रों की नक्काशी चमक रही थी। बीच में चांदी का जाल था जिसमें नागमणि फीकी हरी साड़ी में कमजोर और कैद थी। उसकी नीली हरी आंखें
दर्द से धुंधली थी। वैद्य सर्प शस्त्र, एक चमकता सांप नक्काशी वाला तलवार, हवन की नीली लपटों में डुबोता है। वैद्य मंत्र पढ़ते हुए, हवन सर्प शस्त्र, नागमणि की शक्ति मेरे हवाले करो। नागमणि कमजोर लेकिन गुस्से में, वैद्य तेरा पाप तुझे भस्म कर देगा, राजकुमार मुझे ढूंढ लेगा। वैद्य कपटी हंसी हंसता है और मंत्र तेज करता है। नीली धुंध कमरे में फैलती है और नागमणि दर्द से कराहती है। सूर्यगढ़ के जंगल में राजकुमार वीरेंद्र अपने काले घोड़े पर सवार था। उसकी गहरी भूरी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। मिट्ठू चमकीला हरा तोता पेड़ों के बीच उड़ता चहचहा कर रास्ता दिखा रहा था। तभी तांत्रिक काल भैरव काला चोगा और लाल आंखों के साथ नीली लौ वाले काले डंडे लिए सामने आता है। तांत्रिक गर्जना के साथ, राजकुमार तो फिर मेरे रास्ते में, इस बार तेरा अंत निश्चित है। राजकुमार तलवार निकालते हुए, काल भैरव तू और वैद्य मरी नागमणि को नहीं छू सकते। तांत्रिक नीली लौ की एक लहर छोड़ता है लेकिन राजकुमार उसे अपनी तलवार से काटता है। मिट्ठू पेड़ पर बैठकर चीखता है। तांत्रिक काल भैरव काले चोगे में एक काला तावीज निकालता है जो नीली रोशनी से चमकता है। वह मंत्र पढ़ता है और जंगल में काली धुंध फैलती है जो राजकुमार वीरेंद्र को घेर लेती है। तांत्रिक हंसते हुए, ये तावीज तुझे भटकाएगा राजकुमार, तू कभी आश्रम नहीं पहुंचेगा। राजकुमार सुनहरी शेरवानी में धुंध में फंसकर तलवार से हवा में वार करता है। मिट्ठू चमकीला हरा तोता तांत्रिक के तावीज की ओर उड़ता है और चोंच से उसे तोड़ देता है। धुंध छटने लगती है। मिट्ठू चहचहाते हुए, राजकुमार जी रास्ता साफ है, आश्रम पास है। वैद्य वाग्भट सफेद दाढ़ी और क्रीम कुर्ता धोती में सर्प शस्त्र को हवन की नीली लपटों में डुबोता है। नागमणि फीकी हरी साड़ी में चांदी के जाल में कराह रही थी। वह अपनी आखिरी शक्ति से जाल पर सांप का निशान बनाती है। नागमणि टूटे स्वर में, मिट्ठू मेरा आखिरी संदेश राजकुमार तक पहुंचाओ। वैद्य कपटी हंसी के साथ, नागमणि ये शस्त्र मुझे अमर बना देगा, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। तांत्रिक काल भैरव काले चोगे और लाल आंखों के साथ जंगल से हार कर घोड़े पर सवार होकर वैद्य के आश्रम लौटता है। उसका चोगा धूल से सना था। वह आश्रम के पत्थर के प्रवेश द्वार पर रुकता है जहां वैद्य के शिष्य भूरे कुर्ते में पहरा दे रहे थे। तांत्रिक गुस्से में, वैद्य को बुलाओ, उसने मुझे धोखा दिया। शिष्य उसे अंदर ले जाते हैं। वैद्य क्रीम कुर्ता धोती में सर्प शस्त्र को छिपाकर तांत्रिक का स्वागत करता है। वैद्य चालाकी से, काल भैरव राजकुमार को रोका नहीं, अब शक्ति मेरी होगी। तांत्रिक गर्जना के साथ, वैद्य तूने मुझे मूर्ख बनाया, शक्ति मेरी होगी वरना तेरा अंत। दोनों की आंखें टकराती हैं और कमरे में तनाव फैल जाता है। मिट्ठू चमकीला हरा तोता वैद्य के आश्रम के पास उड़ता हुआ चांदी के जाल पर नागमणि का सांप निशान देखता है। वह एक छोटी पत्ती अपनी चोंच में दबाता है जिसमें नागमणि की गंध थी और जंगल में राजकुमार वीरेंद्र के पास लौटता है। मिट्ठू चहचहाते हुए, राजकुमार जी नागमणि ने संदेश छोड़ा, सर्प शस्त्र का खतरा है। राजकुमार सुनहरी शेरवानी और रत्न जड़ित पगड़ी में पत्ती को सूंघता है और उसकी गहरी भूरी आंखें लाल हो जाती हैं। राजकुमार दृढ़ स्वर में, मिट्ठू तू मेरी ताकत है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। वह तलवार तैयार करता है और आश्रम की ओर तेजी से बढ़ता है। वैद्य की रस्म तेज हो रही थी और तांत्रिक का गुस्सा भड़क चुका था। मिट्ठू का संदेश और राजकुमार का जुनून क्या नागमणि को बचा पाएंगे या सर्प शस्त्र का रहस्य सब कुछ नष्ट कर देगा। सूर्यगढ़ का जंगल अब युद्ध का मैदान बन चुका था। राजकुमार वीरेंद्र वैद्य के आश्रम के करीब पहुंच गया था, लेकिन वैद्य का सर्प शस्त्र और तांत्रिक का तंत्र उसका रास्ता रोक रहे थे। क्या मिट्ठू की चालाकी और नागमणि की आखिरी शक्ति इस कहानी को मोड़ देंगे? राजकुमार वीरेंद्र सुनहरी शेरवानी और रत्न जड़ित पगड़ी में तलवार लिए वैद्य के आश्रम के पत्थर के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। मिट्ठू चमकीला हरा तोता उसके कंधे पर बैठा चहचहा रहा था। आश्रम की दीवारें बेलों से ढकी थीं और सूरज की पहली किरणें उन पर पड़ रही थीं। राजकुमार गहरी भूरी आंखों में गुस्सा, मिट्ठू आज नागमणि को आज़ाद करा के ही दम लूंगा। वह तलवार से दरवाजे पर ताला काटता है। मिट्ठू उड़कर आश्रम की खिड़की की ओर जाता है जहां नागमणि का सांप निशान चमक रहा था। आश्रम के अंधेरे कक्ष में वैद्य वाग्भट शस्त्र लिए खड़ा था। तांत्रिक काल भैरव काला चोगा और लाल आंखों के साथ नीली लौ वाला डंडा लिए उसका सामना कर रहा था। तांत्रिक गुस्से में, वैद्य
तूने मुझे धोखा दिया, सर्प शस्त्र तेरा नहीं मेरा होगा। वैद्य कपटी हंसी, काल भैरव तू एक प्यादे से ज्यादा नहीं, शक्ति मेरी है। वैद्य सर्पशस्त्र हवा में लहराता है और नीली लपटें कमरे में फैल जाती हैं। तांत्रिक अपने डंडे से नीली लौ छोड़ता है और दोनों की शक्तियां टकराती हैं, जिससे कमरे में चिंगारियां उड़ती हैं। राजकुमार वीरेंद्र आश्रम के अंदर घुसता है। उसकी सुनहरी शेरवानी धूल से सनी थी। वह चांदी के जाल को देखता है जिसमें नागमणि फीकी हरी साड़ी में कमजोर और करहा रही थी। उसकी नीली हरी आंखें धुंधली थीं। राजकुमार दर्द भरे स्वर में, नागमणि मैं आ गया हूँ। नागमणि कमजोर स्वर में, वीरेंद्र सावधान, सर्पशस्त्र। वह अपनी आखिरी शक्ति से सांप रूप में बदलने की कोशिश करती है और उसका हरा फन और लाल आंखें क्षण भर के लिए चमकती हैं, लेकिन वह फिर मानव रूप में गिर पड़ती है। मिट्ठू चमकीला हरा तोता आश्रम की छत पर उड़ता है और एक प्राचीन मूर्ति देखता है जिसके सिर पर एक नीला रत्न चमक रहा था। वह अपनी चोंच से रत्न को खींचता है और मूर्ति हिलने लगती है। नीली धुंध कमरे से गायब होने लगती है और सर्पशस्त्र की चमक फीकी पड़ती है। मिट्ठू चहचहाते हुए, राजकुमार जी ये रत्न सर्पशस्त्र की शक्ति है। राजकुमार मिट्ठू की ओर देखता है और तेजी से मूर्ति की ओर दौड़ता है। वैद्य और तांत्रिक की लड़ाई आश्रम के बाहर पहुंच जाती है। वैद्य क्रीम कुर्ता धोती में सर्पशस्त्र से वार करता है, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। तांत्रिक काला चोगा और लाल आंखों से नीली लौ से जवाब देता है। तांत्रिक गर्जना के साथ, वैद्य तेरा अंत अब करीब है। वैद्य हंसते हुए, काल भैरव ये शस्त्र अभी भी मेरा है। तभी मिट्ठू नीला रत्न हवा में उछालता है जो सूरज की रोशनी में चमकता है। सर्पशस्त्र की शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है और वैद्य चीखता है। राजकुमार चांदी के जाल को तलवार से काटता है और नागमणि फीकी हरी साड़ी में उसकी बाहों में गिरती है। उसकी नीली हरी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। नागमणि कमजोर स्वर में, वीरेंद्र तूने मुझे बचा लिया। राजकुमार, नागमणि अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मिट्ठू उनके ऊपर उड़ता है, चहचहा कर खुशी जताता है। लेकिन तभी वैद्य और तांत्रिक एक दूसरे को धोखा देते हुए एक नया मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। एक काली धुंध आश्रम के चारों ओर फैलने लगती है। राजकुमार और नागमणि का मिलन हो गया, लेकिन वैद्य और तांत्रिक की नई साजिश क्या रंग लाएगी? क्या मिट्ठू की चालाकी और राजकुमार का जुनून इस काले तंत्र को तोड़ पाएंगे? वैद्य का आश्रम काली धुंध से घिरा था। राजकुमार वीरेंद्र सुनहरी शेरवानी और रत्न जड़ित पगड़ी में नागमणि को बाहों में थामे खड़ा था। नागमणि अब चमकदार हरी साड़ी में अपनी शक्ति वापस पा रही थी। उसकी नीली हरी आंखें चमक रही थीं। राजकुमार दृढ़ स्वर में, नागमणि हम मिलकर इस तंत्र को तोड़ेंगे। नागमणि आत्मविश्वास के साथ, वीरेंद्र मेरी शक्ति अब लौट रही है। वह सांप रूप में बदलती है। हरा फन और लाल आंखें चमकती हैं और काली धुंध को अपने फन की शक्ति से दूर करती है। वैद्य वाग्भट सफेद दाढ़ी और क्रीम कुर्ता धोती में और तांत्रिक काल भैरव काला चोगा और लाल आंखों के साथ आश्रम के बाहर एक विशाल हवन जलाते हैं। काली धुंध और नीली लपटें हवा में उड़ती हैं। वैद्य गुस्से में, तांत्रिक अब हमें मिलकर इनका अंत करना होगा। तांत्रिक गर्जना के साथ, वैद्य ये आखिरी मंत्र सब कुछ खत्म कर देगा। वे एक काला मंत्र पढ़ते हैं और धुंध में सांपों की छायाएं उभरती हैं जो राजकुमार और नागमणि की ओर बढ़ती हैं। मिट्ठू चमकीला हरा तोता आश्रम से उड़कर प्राचीन मंदिर खंडहर की ओर जाता है। वह एक टूटी मूर्ति में छिपा प्राचीन ताबीज ढूंढता है जो सुनहरी रोशनी से चमकता है। मिट्ठू उसे चोंच में लेकर राजकुमार के पास लौटता है। मिट्ठू चहचहाते हुए, राजकुमार जी ये ताबीज वैद्य के पाप का राज खोलेगा। राजकुमार ताबीज लेता है और उससे सुनहरी रोशनी निकलती है जो काली धुंध को काटती है। नागमणि चमकदार हरी साड़ी में पूर्ण सांप रूप में बदलती है। उसका हरा फन और लाल आंखें चमकते हैं और वह हवा में उड़कर सांपों की छायाओं को नष्ट करती है। राजकुमार सुनहरी शेरवानी में तलवार से वैद्य और तांत्रिक की ओर बढ़ता है। नागमणि शक्तिशाली स्वर में, वैद्य तेरा पाप अब खत्म। राजकुमार गुस्से में, काल भैरव तेरा तंत्र आज टूटेगा। नागमणि की शक्ति और ताबीज की रोशनी से हवन की लपटें बुझने लगती हैं। ताबीज की रोशनी से एक प्राचीन मंत्र हवा में गूंजता है
जो वैद्य के पाप को उजागर करता है। वैद्य क्रीम कुर्ता धोती में चीखता है और सर्प शस्त्र फेंक देता है। तांत्रिक काला चोगा और लाल आंखों के साथ नीली लौ वाली डंडे को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन काली धुंध से घेर लेती है। वैद्य डरते हुए, नहीं, ये ताबीज मेरा अंत। तांत्रिक चीखते हुए, ये मेरी हार नहीं हो सकती। धुंध में दोनों गायब हो जाते हैं और आश्रम शांत हो जाता है। राजकुमार वीरेंद्र सुनहरी शेरवानी में और नागमणि चमकदार हरी साड़ी में सूर्यगढ़ महल के सुनहरे द्वार पर पहुंचते हैं। मिट्ठू चमकीला हरा तोता उनके ऊपर उड़ता है, चहचहाकर खुशी जताता है। सूरज की आखिरी किरणें महल के गुंबदों पर चमकती हैं। राजकुमार गर्व के साथ, नागमणि अब सूर्यगढ़ सुरक्षित है। नागमणि मुस्कुराते हुए, वीरेंद्र, मिट्ठू और तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। मिट्ठू चहचहाते हुए, अब सूर्यगढ़ में सिर्फ प्यार और शांति। महल के सिपाही तालियां बजाते हैं और सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश सब कुछ रोशन करता है। वैद्य का पाप उजागर हुआ और तांत्रिक का तंत्र टूट गया। राजकुमार वीरेंद्र और नागमणि की एकता ने सूर्यगढ़ को बचा